अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल अक्से यार की एपिसोड 18 लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। वो ज़मीन पर लेटा दोनों हाथ अपने सर के नीचे लगाकर छत पर चलने वाले फैन को देख रहा था। काफ़ी गहरी सोच में मालूम होता था वो देखने से। उफ, क्या मुसीबत है। अगर मुझे जरा अंदाजा होता कि ये मुंह बोले बहन भाई का रिश्ता ऐसे हलक में आके अटकेगा कि मेरा प्रपोजल भी वो भाई मानती है ये कहकर ठुकराएगी, तो मैं पहली बार में ही उसे शटअप की कॉल दे देता। वो जेरे लब कुड़कड़ाया। वो अपना नरम बिस्तर छोड़कर कैसे उसके लिए फर्श पर लेटा हुआ था, लेकिन उस संगदिल लड़की को जरा कदर नहीं थी उसकी। इतनी एफर्ट्स अगर वो किसी और लड़की के लिए करता तो यकीनन वो तो अब तक उसके प्यार में पागल हो चुकी होती। मगर वो तो घास भी नहीं डाल रही थी, उल्टा घर से बाहर निकालने पर तुली है। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। ओह मिस तैयबा मुबश्शिर शाह, आपको याद आ गया कि आपको काम पर भी आना होता है। हमें तो लगा आप भूल ही गई हैं, इसीलिए हमने आपकी जगह किसी और को हायर कर लिया। अब आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है यहाँ आने की। आप घर में बैठे हैं, आराम करें, कोई नहीं। सुपरवाइजर उसे देखते ही भड़क उठा। वो बड़ी मीठी मीठी बेइज्जती कर रहा था। सर मेरी बात तो सुने, मेरे साथ हादसा पेश आ गया था। वो अपनी बात कहकर तेजी से आगे चल दिए थे। उसे जॉब से निकाल रहे हैं ये सुन वो नाजुक गुड़िया बहुत परेशान होकर फुर्ती से उनके पीछे दौड़ी थी, उन्हें बताने के लिए कि वो तो आ ही रही थी। रास्ते में उसके साथ हादसा पेश आ गया था। आपके साथ कब नहीं आता? वो सुपरवाइजर के पीछे तेज तेज चल रही थी, जब वो अचानक उसकी बात सुनकर रुके, जिस पर उसने भी तेजी से अपने कदमों को ब्रेक लगाया। अब वो उस नाजुक सी लड़की की जाने पलटकर आंखों में निहायत गुस्सा लिए जज्बस होकर सख्त लहजे में सवाल करने लगे। उस दिन आपको सफाई करने भेजा तो आपको पैनिक अटैक आ गया। पूरे होटल में हलचल मचा दी आपने। हत्ता कि वो वीआईपी कस्टमर आपकी वजह से परेशान होकर हॉस्पिटल भागा। फिर आपको एक कस्टमर ने अपनी गाड़ी की चाबी लेने पार्किंग में भेजा, तो ना चाबी वापस आई ना आप। आई एम सॉरी, हमारे यहाँ ये सब नहीं चल सकता। आप अपना हिसाब करें और जाएं। सुपरवाइजर निहायत सख्ती से अपनी बात कहता उसे फायर करके वहां से चला गया था। वो कुछ लम्हे सुनसी कैफियत में वहीं खड़ी रही। घर का किराया, मोबाइल्स, एलसीडी और फ्रिज की किस्तें, वो सब कैसे पे करेगी? टेंशन के मारे उसका दिमाग उड़ने को था। फ्रिज और एलसीडी खामखा लिए मैंने, अब इनकी एक साथ कौन भरेगा? वो अपना हिसाब करने के बाद बाहर आकर स्विमिंग पूल के एरिया में जो सोफे लगे हुए थे वहां बैठ गई थी। नीचे वाली आंटी का बेटा जब से केटरिंग में गया था, वो अक्सर बहुत खाने लेकर आता, जो वो उसे भी भेज दिया करती। वो खाने खराब ना हो जाएं इसलिए उसने फ्रिज रख लिया था। किसे बुरा लगता है कि अच्छे होटल्स के बने हुए खाने रोज की बुनियाद पर घर में फ्री में आए, और वो काम से थकी हुई जब घर लौटे तो उसे कुछ मेहनत ना करनी पड़े, बस फ्रिज से खाना निकाल के गर्म करके खा ले। मगर फ्रिज जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी उसके लिए अफोर्ड करना आसान नहीं था। जहाँ वो फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वहाँ वो एलसीडी भी ले आई थी सिर्फ फहद के लिए। और क्या फहद जानता होगा कि वो लड़की सिर्फ उसे खुश करने के लिए एलसीडी लेकर आ गई थी, जबकि वो तो घर छोड़ के जा चुका था उन दिनों। वो एलसीडी इस बात की दलील थी कि तैयबा के दिल को यकीन था कि वो वापस लौटेगा, वो ज़रूर आएगा। वो फूल वाली। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाकर अपनी पेशानी उस पर टिकाकर सर झुकाए बैठी हुई थी, जब एक खनकती हुई मुसरत भरी आवाज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसने नजर उठाई तो सूरज की किरणों में वो लड़का चमकता हुआ नजर आया, बिल्कुल किसी रहमत की तरह। आप? ये वही लड़का था जिसने तैयबा को फूलों की प्लेट पकड़ाई थी। वो उसे कैसे भूल सकती थी? लगता है आप मुझे पहचान चुकी हैं। नहीं भी पहचानी तो कोई बात नहीं, मैं अपना तारुफ खुद करवा देता हूँ। मैं मोहित, हम शादी में मिले थे अभी कुछ वक्त पहले। मोहित ने जब तैयबा की आंखों में इत्मीनान भरी कशिश महसूस की तो वो समझ गया वो पहचान गई है उसे। इसलिए पुरसुकून अंदाज में उसके सामने बैठते हुए बोला, जी मुझे याद है। वो आहिस्तगी से गोया हुई। क्या बात है, आप बहुत उदास नजर आ रही हैं, कोई मसला है क्या? उसने फिक्रमंदी जाहिर की। मुझे जॉब से निकाल दिया है इन लोगों ने, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। लोगों के खून सफेद हो गए हैं, इंसानियत नाम की चीज तो बाकी ही नहीं बची है। मैं इन्हें कह रही हूँ मेरे साथ हादसा पेश आया, मगर नहीं, सुनना ही नहीं है, बस निकाल दिया।
पहले अचानक किडनैपिंग होना, फिर फाहद का उसे शादी के लिए प्रेशराइज करना, फिर जॉब का चले जाना। वो बेचारी चारों तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी में घिरी हुई थी। शायद यही वजह थी कि एक अजनबी से भी वो इस वक्त अपनी परेशानी शेयर करने के लिए तैयार हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए मचल रहे थे, मगर वो रोक रही थी उन्हें, बार बार उन्हें पीछे की जानिब धकेल रही थी। लेकिन कमबख्त आवाज में भारीपन फिर भी आ ही गया था, जिसे सुनकर सामने बैठे मोहित को लगा कि वो रो रही है। अरे आप परेशान ना हो, मैं खुद भी जॉब तलाश करता फिर रहा हूँ। एक काम करते हैं, साथ ढूंढते हैं, हो सकता है कहीं अच्छी जगह मिल जाए। उसने तजवीज देने वाले अंदाज और दोस्ताना लहजे में कहा। एक साथ? उस खूबसूरत सी लड़की के लहजे में जरा सा एहतजाज उभरा। क्यों? क्या खराबी है एक साथ जॉब तलाश करने में? आपको कोई जॉब ऑफर नजर आती है तो आप मुझे बताएं। मुझे कोई नजर आएगी, मैं आपको बताऊंगा। और फिर इस तरह दोनों साथ चलेंगे इंटरव्यू देने, फिर आगे हमारा नसीब। कभी कभार ऐसा होता है ना कि दो लोगों के नसीब टकरा जाते हैं। हो सकता है भाई आपका साथ मेरे लिए लकी हो या मेरा आपके लिए। चूंकि जॉब तो मुझे भी नहीं मिल रही, मैं भी बहुत परेशान हूँ इस हवाले से। हो सकता है आपके ही लक से मिल जाए। मोहित ने निहायत नरमी और सरसरी अंदाज में कहा, जैसे अगर वो ऑफर कबूल करती है तो ठीक, नहीं भी कबूल करती तो उसका कोई नुकसान नहीं, वो तो आगे बढ़ जाएगा। डिग्री ना होने के बावजूद अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए उसे मोहित की एक साथ जॉब इंटरव्यू वाली ऑफर बेहतर लगी। ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, चलें तो फिर जल्दी से अपना नंबर दें, मैं सेव कर लेता हूँ। ओके लिखो। उसने मोहित से नंबर एक्सचेंज कर लिया था। अब अगला सीन। सर दामिल खान ने आपके डॉक्टर्स को आमना मैम के रूम से निकाल दिया है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी का इलाज खुद करवाएंगे। हाशिम का गुमान था जब शारिक इस खबर को सुनेगा तो बरहम हो जाएगा, मगर उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स वो तो काफी मुस्कुरा रहा था इस खबर को सुनकर। सिर्फ कमरे से निकाला? मुझे तो लगा था जितना वो गुस्से में है सरवर फाड़ देगा किसी का। उसने मुंह बसूर कर हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, जैसे वो मायूस हुआ हो दामिल खान के रिएक्शन से। आप परेशान नहीं हैं? उन्होंने आपकी टीम को निकाल दिया है। इसका मतलब साफ है वो अब आप पर भरोसा नहीं करे आमना मैम के मामले में। हाशिम चाहकर भी अब मजीद खामोश न रह सका। वो उलझ के रह गया था। हाँ तो ना करे भरोसा, रख ले अपने डॉक्टर्स, मकसद तो दोनों का एक ही है ना, आमना को जल्द अज जल्द ठीक करना। वो लापरवाही से गोया हुआ। आप क्यों उन्हें ठीक करना चाहते हैं? आमना मैम अगर ठीक हो गई तो मजीद परेशानियों का बाइस बनेंगी, मजीद आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, नए दुश्मन बना देंगी। हम उन्हें अभी खत्म क्यों नहीं करे? अभी तो सब कुछ आसान है। उनके मरते ही वैसे ही आपका बदला पूरा हो जाएगा। वो खासा जज्बाती होकर कहने लगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था शारिक की थ्योरी को, कि क्यों वो अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि उस वक्त वो उसे आसानी से मारकर अपने इंतकाम की आग को बुझा सकता है। हाशिम हाशिम हाशिम, कूल डाउन। उसे ज्यादा जज्बाती होते देख मुकाबिल खड़ा होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से थपथपाता, खासा नरमी और मुस्कुराते हुए बोला। उसने कूल डाउन का लफ्ज बड़े कूल लुक देते हुए ही अदा किया था, जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता कि वो बेड पर पड़ी हुई है और एक गोली लगे और सब खत्म। ना ना, उसे तकलीफ होनी चाहिए, उसे अजियत पहुंचनी चाहिए, उसकी हर रात को मौत से बदतर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो मौत की भीख मांगे, वो तड़पे। मैं उसकी तड़प से भरी चीखें सुनना चाहता हूँ, जो उस दिन मैं कार एक्सीडेंट के वक्त नहीं सुन सका था ठीक तरह। लेकिन मैंने उसकी अच्छी किस्मत समझते हुए छोड़ दिया था। मगर अब जब किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया है तो मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। मैं उसे पहले ठीक करूंगा, फिर उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, जैसे उसकी माँ ने मेरी माँ के साथ किया। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर के गमो गुस्से से भरे जज्बात बिखरते जा रहे थे। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे, ऐसे शोले जो सब कुछ जला के खाक कर दें। हाशिम उसकी आंखों में उस लम्हे देखने की ताब नहीं रखता था, इसलिए नजर झुकाकर एक कदम पीछे हुआ। वो खौफजदा हो गया था उस लड़के के जुनून से। शारी की बातों से खौफजदा होकर जब वो एक कदम पीछे ले रहा था, तब उसकी आंखों के सामने आमना का खूबसूरत सरापा लहराने लगा। ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार आमना को देखा था यूनिवर्सिटी में। वो खिलते गुलाब सी लड़की जो किताबें हाथ में लिए मुस्कुराते हुए कॉरिडोर से जा रही थी, जिसे पहली नजर देखने के बाद पलक झपकाना भूल बैठा था वो।
हाशिम गाड़ी निकालो, मुझे अपने फार्म हाउस जाना है। ये सुनते ही हाशिम हवासों में लौटा और उसने फौरन ही हड़बड़ाकर इस बात में सर हिलाया। वो अच्छे से जानता था वो वहां क्यों जाना चाहता है। ओके सर। वो फौरन ही हुक्म की तामील करता आगे चल दिया था। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। मुझे जॉब मिल गई है और मैंने आपके लिए भी अपने बॉस से बात कर ली है। आप आ जाएं, बाकी सारा मामला मैं देख लूंगा। मोहित का मैसेज पढ़ते ही वो थोड़ा पसोपेश का शिकार हुई। नहीं समझ आ रहा था कि एक अजनबी पर यकीन करे या नहीं, लेकिन उस वक्त उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। डिग्री नहीं है मेरे पास, क्या वो फिर भी मुझे जॉब पे रख लेंगे? उसने मोहित को तेजी से मैसेज किया, जिसके जवाब में उसने कॉल की थी। सब मुझ पर छोड़ दें, आप बस दिए हुए एड्रेस पर सुबह पहुंच जाइएगा और देखिए वक्त का बहुत ख्याल रखिएगा। रूल्स के मामले में बहुत सख्त है बॉस। वो नौजवान इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में गोया हुआ। ओके, और मेरी जॉब क्या है? वो लड़की खासा तजस्सुस से पूछने लगी। वॉलंटियर। आप जब यहाँ पर आए तो बॉस से कहिएगा कि आप उनसे बहुत इंस्पायर हैं और उनसे काम सीखना चाहते हैं। मोहित उसे नरमी से समझा रहा था कि कल उसे क्या कहना है बॉस के सामने। मगर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ? तैयबा ने एतराज जाहिर किया। अल्लाह, कितनी भोली हैं आप, इसे मक्खन लगाना कहते हैं, थोड़ा सा लगा दीजिएगा बॉस को। माना तैयबा उसे देख नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो महसूस कर सकती थी कि वो थोड़ा झुंझला रहा है उसके हद से ज्यादा सच्चे और भोले होने पर। मुझसे ये मक्खन वगैरह नहीं लगाए जाते। उसने साफ गोई से काम लिया। आपको जॉब चाहिए या नहीं ये बताएं। देखें, मैंने इतनी मुश्किल से अपने बॉस से बात करके आपके लिए जगह बनाई है। बजाय इसके कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें और कहें कि बस ठीक है मैं सुबह पहुंच जाऊंगी, उल्टा आप इस तरह की बातें कर रही हैं। अगर मैंने आपकी बात कर ली है, प्लीज मेरी जुबान खराब ना करवाइएगा बॉस के सामने। वो शदीद झुंझला गया था, जो उसके लहजे में भी नुमाया था, जिसके बाद तैयबा की हिम्मत ना हुई उससे मजीद कोई बात करने की। आप जब किसी का एहसान ले रहे होते हो तो आपको लचक दिखानी ही पड़ती है। वही उस लड़की का हाल था। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। मैं एक हफ्ते के लिए अपने सेठ के साथ जा रहा हूँ मुल्तान साइड। खाना खाने के दौरान वो इत्तला देने वाले अंदाज में गोया हुआ। मैंने कहा मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। दूसरी जानिब से कोई रिएक्शन ना आता देख वो अपनी आवाज को मजीद बुलंद करता, एक एक लफ्ज जता जता कर गोया हुआ। तुम सुन भी रही हो या नहीं? किसी की मजाल नहीं थी कि उसकी आवाज को अनसुना करे, मगर वो लड़की दो बार उसके कहे जाने पर भी उसकी आवाज को यूं पी गई थी जैसे उसने कुछ बोला ही ना हो। वो कैसे बरहम ना होता। हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में पटकने वाले अंदाज में रखकर अब वो उसकी जानिब देख सख्ती से इस्तफसार कर रहा था। कोई बहरा भी होगा तो सुन लेगा। वो हसीन लड़की दांत पीसते हुए जताकर बोली। तो आप सुन चुकी हैं? गुड। तो मिस लुमीना, आपको कुछ बोलना नहीं है इस हवाले से? वो अपनी ठोड़ी को खुजाते हुए छोटी आंखें कर मुंतजिर नजरों से उसे तकते हुए कहने लगा। क्या बोलूं? वो खाना खाते हुए मासूमियत के साथ इस्तफसार करने लगी। यही कि मुझे मिस करोगी, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम बोलो कि मैं ना जाऊं, तुम्हारा दिल नहीं लगेगा मेरे बगैर। उसकी बातें सुनते ही तैयबा ने आंखें घुमाकर नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखा, जैसे कह रही हो, लाइक सीरियसली मैं ये बोलूंगी? मर के भी ना बोलूं मैं ये। ऐसे बुरे बुरे पोज मत दो, मुंह से बोलो मैं सुनना चाहता हूँ। उस हसीन लड़की को मुंह बसूरते हुए देख वो अपने हाथ की दो उंगलियों की पुश्त उसके नरम रुखसार पर हल्के से रगड़ते हुए बड़े प्यार से कहने लगा, लेकिन लहजे में डिमांडिंग और जिद्दी मिजाजियत उभर कर आ रही थी, जिसे नजरअंदाज करना मुकाबिल के लिए मुश्किल था। मगर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, बल्कि जब जा ही रहे हो तो डॉक्टर को भी चेकअप कराते आना। उसने बड़ी फुर्सत से तजवीज दी। चेकअप क्यों? वो नीली आंखों वाला हसीन नौजवान उलझकर पूछ उठा। गलत सवाल कह रहे हो, ये पूछो कौन सा डॉक्टर? वो बड़ी प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर से जाए उसका सवाल दुरुस्त करने लगी। पागलों का डॉक्टर, राइट? उस लड़की की आंखों में जो हल्की सी शरारत उभरी थी वो उसे पड़ चुका था। स्याह नशीली आंखों में शरारत देखने के बाद ये कहाँ मुमकिन था कि वो ना गेस कर पाता कि वो उसे किस डॉक्टर के पास भेज रही है। बिल्कुल राइट, तुम्हें जरूरत है मेरी जान। माना वो लड़की बड़े तंजिया लहजे में मेरी जान का लफ्ज अदा कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती मुकाबिल को फिर भी उसके मुंह से ये लफ्ज अपने लिए सुनना कितना प्यारा लगा था। तो तुम कहना चाहती हो मैं पागल हूँ? कोई नहीं, कूल। सुर्ख हसीन होठों पर स्मार्ट मुस्कुराहट रक्सा थी।
وہ کندھے لاپرواہی میں اچکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا جیسے بہت کچھ سمجھ رہا ہو، تھوڑا وقت رک جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہیں بھی اپنے پیچھے اتنا ہی پاگل بنا دوں گا۔ مقابل کی پر رونق سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ بڑے سحر انگیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھیں طیبہ کو اپنی جانب مقناطیسی طاقت کی مانند کھینچ رہی تھیں۔ ایک دو لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی مغرور ناک، اس کا اپنے سرخ ہونٹوں کو ہلکے ہلکے سے چبا کر سپاک کرنا، اس کا اداؤں کے ساتھ نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں سے اسے دیکھنا۔ وہ نازک جان سانس لینا بھول بیٹھی، گرمی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے کی جانب لپکی، جبکہ مقابل مسکرا رہا تھا۔ اچھا لومینا، تھوڑی مرچیں لا کر دے دو، یہ سوپ بہت پھیکا ہو رہا ہے۔ وہ سوپ پیتے ہوئے اب سنجیدگی سے آواز لگا کر کہہ رہا تھا۔ اپنی زبان ڈال کر ٹرائی کرو۔ پیچھے سے تیکھا سا جواب آیا تھا، جسے سنتے ہی اس نوجوان کے لیے مشکل ہو گیا تھا اپنی مسکراہٹ کو روکنا۔ اس کا وہ لوی ڈوی بہنوں والا روپ دن بدن لڑاکا اور نوک جھونک کرنے والی ساتھی میں بدلتا جا رہا تھا۔ شاید اس لڑکی کو خود بھی خبر نہ ہو، مگر فہد بہت شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر برتن کچن میں رکھ کر آیا ہی تھا جب اس نے دیکھا کہ طیبہ اس کے لیے بستر کر رہی ہے زمین پر۔ سردی بڑھ رہی تھی، اس نے تو صبح سے سویٹر بھی پہن رکھا تھا۔ اس لال رنگ کے سویٹر میں وہ جچ بھی بڑھا رہی تھی، رنگت میں بھی کافی نکھار آ گیا تھا۔ جھاڑو کا کام چھوڑ دیا تھا دھوپ میں، شاید اس لیے وہ برف کی طرح سفید سی ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس کے کچھ آوارہ لٹیں جو چہرے پر بکھر رہی تھیں، جنہیں وہ ہر دو لمحے بعد اپنے کانوں کے پیچھے اڑستی۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر اسے بغور دیکھتا رہا۔ طیبہ کتنی چادروں کی تہہ لگائے جا رہی تھی تاکہ زمین کی ٹھنڈک اس کے جسم تک نہ پہنچے جب وہ زمین پر لیٹے۔ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تم مجھے بیویوں کی طرح لڑتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہو یا میری ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہوئی۔ اس لڑکی کے گہری نگاہوں سے تکتے وہ زیر لب گویا ہوا۔ کیا گھر کی ساری چادریں میرے نیچے بچھا دو گی آج؟ بس اب چھوڑ دو، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے۔ تم کمزور ہو، میں تھوڑی ہوں۔ وہ اپنا ممتا بھرا دل کہاں لے کر جائے، جہاں وہ فہد کو بالکل چھوٹے بچے کی طرح سمجھتی ہے کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو وہ چادر پر چادر لگائے چلی جا رہی ہے کہ کہیں فہد کو بھی نہ لگے۔ وہ حسین نوجوان دیکھ سکتا تھا وہ کس قدر پریشان ہو رہی ہے اس کے لیے، کہ اپنی اوڑھنے کی چادر بھی اس کے لیے لے آئی ہے۔ کہنے کو ایک چادر ہی تو ہے، لیکن اگر محسوس کرو تو وہ لڑکی جسے سردی لگ رہی ہے وہ اپنی رات کو اوڑھنے والی چادر تک قربان کر رہی ہے اس کے لیے۔ یہ عام بات نہیں، یہ احساس کی بات ہے۔ ارے یہ ایک چادر لے جاؤ اپنے ساتھ، ورنہ کہیں سردی سے جم نہ جاؤ تم۔ ابھی طیبہ کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ مقابل پیچھے سے بھاگ کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رنگین چادر تھی۔ پتا چلا صبح میں اٹھوں تو تم کلفی بن چکی ہو۔ چادر اس کے وجود سے لپیٹتے ہوئے شرارت سے بولا، پھر میں تمہیں چاٹوں یا پگھلاؤں، سمجھ نہیں آئے گا۔ اپنی نیلی حسین آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سے جائے کہہ رہا تھا، مگر آنکھوں میں جو شوخی مچل رہی تھی وہ الگ ہی لیول کی معلوم ہو رہی تھی دیکھنے سے۔ اس کی بات سنتے ہی طیبہ نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ چادر خود پر سے اتار کر نیچے پھینکی۔ حد ہوتی ہے بے شرمی کی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ آج کل یہ کچھ زیادہ ہی غصہ نہیں ہونے لگی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر گہرا سانس لیتے ہوئے ذرا جذبز ہو کر بولا، مگر کیوٹ ہوئے تو زیادہ لگنے لگی ہے۔ اگلا جملہ اس نے دونوں ہاتھ نیچے کی جانب ڈھیلے چھوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا، اور پھر فدا فدا انداز میں مسکرانے لگا۔ اب اگلا سین۔ دروازہ کھلتے ہی ایک ہلکی سی کافی اور پرنٹ پیپر کی خوشبو فضا میں گھل گئی تھی۔ طیبہ کے سامنے لمبا سا ریسیپشن ڈیسک تھا، جس پر ایک بڑی اسکرین پر ٹوڈیز شوٹ سکیجول لکھا نظر آ رہا تھا۔ دیواروں پر پچھلے پروجیکٹس کے پوسٹرز لگے تھے، کہیں کسی اداکار کا کلوز اپ، کہیں کلائمیٹک شاٹ کی جھلک۔ ساتھ ہی کونے میں رکھی ٹرالی پر کیمرے، لینس اور مائک ترتیب سے رکھے نظر آئے، جنہیں وہ سرسری سے انداز میں ایک نگاہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں اسے خوف لاحق تھا کہ ایک انجان انسان پر اعتبار کر کے یہاں چلے آنا کوئی بے وقوفی ثابت نہ ہو۔ آفس کے اندر آتے ہی ایک طرف ایڈیٹنگ روم تھا، جہاں مدھم لائٹس، دو بڑی مانیٹر سکرینز اور ایک فوکسڈ ایڈیٹر ہیڈ فون لگائے کلپس کاٹ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک کھلا سا میٹنگ سپیس تھا، جہاں ڈی او پی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور پروڈکشن ٹیم کی نوٹ بکس پڑی تھیں۔
टेबल पर स्टोरी बोर्ड्स के चार्ट, कलर रेफरेंसेस और सीन प्लान बिखरे नजर आ रहे थे। दीवार पर सफेद मार्कर बोर्ड था जिस पर किसी ने लिख रखा था, सीन 4B, गोल्डन आवर चेक लाइट डिफ्यूजर। शायद लिखने वाला जल्दी में था। राइटिंग बहुत गंदी मालूम हुई तैयबा को। कभी पीछे से किसी के हंसने या वॉकी टॉकी की आवाज आती, तो कहीं उसे एक लड़का हाथ में ट्रे लेकर चाय देता नजर आया, तो कहीं उसे कोई असिस्टेंट स्टैंड पर रिफ्लेक्टर ठीक करता दिखाई दिया। यकीनन ये वो जगह थी जहां तख्लीक, भागदौड़ और जादू एक साथ चलते हैं। हर कमरा, हर मेज और हर नोटपैड किसी न किसी फिल्म के ख्वाब को जन्म देता है। मगर तैयबा की बेताब निगाहें तो सिर्फ मोहित को ढूंढ रही थी उन सब में। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि वहां से भाग जाए, मगर अगले ही पल जैसे घर के किराए और दीगर अशिया की किस्तों की टेंशन ने उसके पांव जकड़ लिए। वो नहीं हिल सकी। उसने गहरा सांस लिया, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की उस माहौल में। फूल वाली, शुक्र है आप आ गई, मैं आपका ही वेट कर रहा था। मोहित उसे देखते ही मुसरत से गोया हुआ, फिर उसे व्हाइट बोर्ड के पास ले आया। वहां खड़े होकर आहिस्तगी से उसे समझाने लगा कि अंदर जाकर उसे बॉस से क्या कहना है। मैं नहीं लगा सकती मक्खन, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। तैयबा ने जरा झुंझलाकर कहा, आप समझ क्यों नहीं रही हैं, बॉस को वॉलंटियर की जरूरत नहीं है। मैंने जिद करके और अच्छी सलाम दुआ का फायदा उठाकर आपको उनके पास वॉलंटियर की जॉब पर रखवाया है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप उनसे बहुत ही इंस्पायर होकर यहाँ आई हैं काम सीखने। फिर वो आपको काम सिखा देंगे। इससे अच्छी क्या बात है? ऊपर से इसके पैसे भी मिलेंगे आपको। मोहित की बातों से वो महसूस कर सकती थी कि वो वाकई उसकी मदद करना चाहता है। वो निम्रा की तरह बड़ा मुखलिस महसूस हुआ उसे। अच्छा, सैलरी कितनी देंगे वो मुझे? 35,000। और अगर आप जल्दी काम सीख जाती हैं और उनका राइट हैंड बन जाती हैं, तो यकीनन फिर वो बढ़ाएंगे और 40 तक आराम से चली जाएगी आपकी। इसमें खाना मैं खुद लाया करूंगी या उन लोगों की तरफ से होगा? ये काफी हैंडसम अमाउंट थी, इसलिए वो पूछे बगैर न रह सकी। सब बॉस की तरफ से। मोहित ने उसकी आंखों में थोड़ा इत्मीनान झलकता देखा, तो फौरन मजीद एतमाद में लिया ताकि वो बेफिक्र हो जाए। आए चले, मैं आपको बॉस के ऑफिस तक छोड़ देता हूँ, बाकी आप अंदर जाके खुद बात कर लीजिएगा। ओके चलो। दिल अजीब सी तर्ज में धड़क रहा था। वो नहीं जानती क्यों, शायद घबराहट ज्यादा थी। अब अगला सीन। वो हल्के हाथ से दरवाजा नॉक करने के बाद अंदर से कमिन की आवाज पर आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। एक नरम मध्यम सा बैकलाइट ग्लो कमरे को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। कमरा बड़ा नहीं था, मगर हर चीज सलीके और जौक से रखी नजर आ रही थी। दीवार पर चंद सिनेमैटिक शॉट्स के फ्रेम्स थे। किसी पर गरूबे आफताब, किसी पर बारिश के कतरे, कहीं धुंध में लिपटी सुबह, कहीं लहरों से खेलता साहिल। कुछ फ्रेम्स में नियॉन लाइट्स के नीचे बारिश में भीगी सड़कें थीं, तो कहीं धूप के हाले में लिपटा चेहरा। कोने में एक कैमरा ट्राइपॉड रखा था, जैसे अभी शूट खत्म हुआ हो। साथ ही टेबल पर एक लैपटॉप, कुछ लेंस और जूस का आधा भरा ग्लास नजर आया। पिछले कोने में रखी बड़ी खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। कमरे में निहायत खामोशी छाई हुई थी। अगर किसी चीज की आवाज थी तो वो थी सिर्फ एयर कंडीशनर की मध्यम सी गुनगुनाहट की। टेबल की दूसरी जानिब जो नौजवान बैठा हुआ था, उसकी पुश्त थी तैयबा की जानिब, इसलिए वो चेहरा नहीं देख सकी थी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तैयबा मुबश्शिर शाह है। मैं यहाँ वॉलंटियर की जॉब के लिए आया हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे, आपकी तरह काम करना चाहती हूँ। क्या मुझे सिखाएंगे? बहुत मुश्किल था उसके लिए झूठ बोलना। जिस शख्स को वो जानती ही नहीं, उससे इंस्पायर कैसे हो सकती है? अभी तक तो उसे नाम भी नहीं पता था अपने बॉस का। लेकिन चूंकि सैलरी बहुत अच्छी थी और मोहित ने मक्खन लगाने के लिए कहा था, तो उसने कह दिया, ठीक है आप आज से स्टार्ट कर सकती हैं। चेयर घूमी, लेकिन चेयर घूमने से पहले जो नरम और गहरी आवाज उसके कानों की समात से टकराई, वही उसके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। चेहरा देखने के बाद तो यकदम जैसे वो पत्थर की बन गई हो। शौक इतना बड़ा था कि आंखें बाहर उबल आने को हुई। तासीर, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखता हूँ। उम्मीद है आप भी ऐसा ही करेंगी, अगर आपको मुझसे काम सीखना है तो। जैसा कि आपने अभी कहा कि आप बहुत इंस्पायर हैं मुझसे। उन स्याह नशीली आंखों में उभरी हैरत को मुकम्मल नजरअंदाज कर वो हसीन नौजवान संजीदगी से गोया हुआ। उसका लहजा बहुत प्रोफेशनल था। शायद ये उसका प्रोफेशनल लहजा ही था जिसे सुनने के बाद तैयबा को लगा कि अगर वो यहाँ से काम छोड़कर जाती है, तो सिर्फ अपने पेट पर लात ही मारेगी, क्योंकि मुकाबिल जिस तरह बात कर रहा था, उसे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वो उसे जानता भी नहीं है।
वो वाकई प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखने वाला बंदा लगा, और उसे भी ऐसे ही करना चाहिए अगर उसे जॉब चाहिए तो। फिर इतनी अच्छी सैलरी उसे और कहीं नहीं मिलनी थी। यही सोचकर उसने इस बात में सर हिला दिया। जब उस संगदिल के लिए ये इतना आसान है कि वो यूं बर्ताव करे जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं, जैसे वो महज एक आम वॉलंटियर हो, तो फिर वो क्यों सब कुछ छोड़कर चली जाए? क्यों अपनी बेचैनी, अपनी कमजोरी, अपनी सारी बातों से ये आश्कार करे मुकाबिल पर कि वो अब भी उसके लिए अहम है। वो अब भी दिल के किसी कोने में उसके लिए एहसासात रखती है। वो अब दिखाना चाहती थी मुकाबिल को कि उसकी जानिब से भी अब कुछ बाकी नहीं रहा है, कि उसके दिल में अब कोई एहसास नहीं। ओके, तो बैठ जाएं। उस वजाहत से मालामाल नौजवान ने सरसरी से अंदाज में कहकर अब अपने लैपटॉप पर नजर जमा ली थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसके जरा सा चेयर खिसकाने पर भी आवाज पैदा हुई। वो चेयर खिसकाकर उसके सामने ही बैठ गई थी। क्या आप मुझे काम नहीं बताएंगे? 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, हत्ता के आधा घंटा गुजर गया, लेकिन उस लड़के ने एक बार भी निगाह उठा के उसकी जानिब नहीं देखा। ना ही किसी को बुलाया जो उसे बता दे कि उसे क्या काम करना है, और फिर वो अपना काम लेकर वहां से चली जाए। वो यूं खाली बैठे बैठे भी अजीब सा फील कर रही थी। शायद उस सितमगर की मौजूदगी ही काफी थी उसे नर्वस करने के लिए। उसके सब्र की इंतहा हो गई थी। उसे लगा मुकाबिल तो उसे बिठाकर भूल ही गया है। तब वो दोनों हाथ टेबल पर जमाकर आहिस्तगी से पूछने लगी, सबसे पहले तो पेशेंस रखना सीखें, अगर मुझसे काम सीखना है तो। तासीर ने उसके हसीन चेहरे पर निगाह डालते संजीदगी से जताते हुए कहा, जिसे सुनने के बाद वो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई थी। फौरन ही नजर झुकाकर इस बात में सर हिलाने लगी। साथ ही उसने अपने निचले होंठ को बेदर्दी से चबाया था, जैसे उन्हें सजा दे रही हो कि तुमने बोला ही क्यों। वो नहीं जानती मुकाबिल बैठा हुआ हसीन नौजवान कुछ लम्हे उसे यूं ही अपने होंठ चबाते हुए देखता रहा, और फिर आहिस्तगी के साथ अपनी तवज्जो लैपटॉप की जानिब मरकूज की। जिस तरह रोबदार अंदाज में उसने सब्र रखने का कहा था, उसके बाद तैयबा की दोबारा हिम्मत ना हुई उससे कुछ कहने की। चलो, वो ये कहते हुए अपनी चेयर से उठा, तो वो नाजुक जान भी तेजी से उठी। वो व्हाइट बोर्ड वाले एरिया की तरफ पहुंचा और वहां खड़े होकर बाकी लोगों से बात करने लगा। वो उसके पीछे खामोशी से खड़ी थी। कुछ करने के लिए नहीं था तो दोबारा उस व्हाइट बोर्ड पर लिखी तहरीर को देखने लगी। ये क्या लिखा है? उन लोगों से बात करने के बाद तासीर अभी पलटकर एक कदम ही चला था जब उसने तैयबा को निहायत मासूमियत के साथ इस्तफसार करते सुना। तासीर ने एक लम्हे उस लड़की का चेहरा देखा और फिर बोर्ड की जानिब, फिर दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए इस बात में सर हिलाया। बहुत अच्छा सवाल है, उसने समझाने की इब्तदा ही उसकी हौसला अफजाई से की। ये जुमला दरअसल फिल्म मेकिंग या शूटिंग के नोटिस का हिस्सा है। सीन 4 बी गोल्डन आवर, चेक लाइट डिफ्यूजर, एक तरह का डीओपी का हिदायतनामा है। चलो इसे एक एक करके समझा देता हूँ। पहला, सीन 4 बी, ये किसी फिल्म या ड्रामे का सीन नंबर है। 4 बी का मतलब होता है चौथे सीन का दूसरा हिस्सा। कभी कभी एक ही सीन को ए बी सी हिस्सों में तोड़ दिया जाता है अगर वो मुख्तलिफ एंगल्स या जगहों पर फिल्माया जा रहा हो। मैं मिसाल से समझा देता हूँ। सीन 4 एक घर के अंदर बातचीत। सीन 4 बी वही सीन मगर घर के बाहर से शूट। दूसरा है गोल्डन आवर। ये एक फिल्म लाइटिंग का लफ्ज है। गोल्डन आवर उस वक्त को कहते हैं जब सूरज गुरूब होने से थोड़ा पहले या तलू के फौरन बाद रोशनी सुनहरी और नरम होती है। ये वक्त सबसे खूबसूरत कुदरती लाइटिंग देता है। इसीलिए डीओपी अक्सर इस वक्त शूटिंग करते हैं। यानी ये नोट बता रहा है कि ये सीन सूरज ढलने के वक्त शूट करना है। उसने इतना बताने के बाद अब उस लड़की की जानिब देखा। डार्क ग्रीन कलर की कुर्ती पर लाल कलर का स्वेटर और ब्लैक पजामा, साथ ही सर पर पुरवकार अंदाज में ब्लैक दुपट्टा ओढ़े वो सादगी में भी अच्छी लग रही थी। चेहरे पर दो आवारा लटें बिखर रही थी बार बार, जिन्हें वो दुपट्टा ठीक करते वक्त कानों के पीछे उड़सते हुए उसकी बात बगौर सुन और समझ रही थी। तीसरा, चेक लाइट डिफ्यूजर। तासीर ने उस लफ्ज पर अपनी उंगली टिकाकर बात शुरू की थी दोबारा। लाइट डिफ्यूजर नाम से ही पता चल रहा होगा, एक फिल्म में लाइटिंग टूल होता है। ये कपड़े या शफाफ शीट जैसा होता है जो लाइट के सामने लगाया जाता है ताकि रोशनी नरम लगे और साए हल्के हों। तो पूरा जुमला सिंपल अल्फाज में। सीन 4 बी सूरज ढलने के वक्त शूट करना है और लाइट नरमी से डालनी है। डिफ्यूजर चेक करो ये है। ओके।
जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को एक एक चीज मिसाल और वजाहत के साथ समझाता है, वो वैसे ही उसे समझा रहा था। और उसके लहजे में जरा भी कुफत का इजहार नहीं था, बल्कि बहुत नरमी थी। उसने बिल्कुल तैयबा को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। समझ आया? वो तैयार बैठा था कि अगर वो सामने से जवाब देती है कि नहीं आया तो उसे दोबारा समझा दे। जी जी, तैयबा ने फौरन उसके पूछते ही तेजी से कहा, मुझे तो एबीसीडी भी नहीं आते इन कामों की, मैं कैसे करूंगी यहाँ काम? मुझे नहीं लगता मेरी दाल यहाँ गलने वाली है। 2 दिन के अंदर अंदर निकाल देगा ये शख्स मुझे। हाय जलालत होनी है अब मेरी ठीक ठाक। उफ अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? जहाँ उस भोली लड़की को वो एक जुमला समझ आ गया था, वहीं ये बात भी अकल में अच्छी तरह आ गई कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। उसे तो इन चीजों की कोई समझ ही नहीं। वो कैसे कर सकती है यहाँ काम? अब वो दिल ही दिल खुद पर गुस्सा हो रही थी। बस नहीं चल रहा था खुद के एक दो थप्पड़ भी टिका दे। एक वक्त वो किसी के हाथों भी जलील होना बर्दाश्त कर ले, लेकिन उस सामने खड़े शख्स के हाथों नहीं, हरगिज नहीं। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। कुछ ढूंढ रही हैं आप? वो काफी देर से नोट कर रहा था, वो कुछ तलाश कर रही थी। कभी इधर कुर्सी हटाकर देखती, कभी टेबल के नीचे झांकती। आखिरकार वो पूछ ही उठा था। हाँ, वो तेजी से बोली। उसकी नजर अभी भी फर्श पर ही जमी थी। क्या? मुझे बताएं, मैं ढूंढ देता हूँ। थोड़ी परेशान नजर आ रही थी वो, तो तासीर को लगा जरूर कोई खास चीज होगी जिसके गुम हो जाने पर वो परेशान हो रही है। इसलिए फौरन ही अपना काम छोड़कर वो खड़ा हुआ। मेरा तिनका। क्या? मुकाबिल उस लड़की का हसीन चेहरा नासमझी से तकने लगा। जो सौंफ में छोटे तिनके होते हैं ना, वो। उसने नरमी से अब तासीर की जानिब देखते हुए कहा। तिनके? इस नौजवान के चेहरे पर अभी उलझन के तासुरात थे। जी, वो तिनका मेरे कान का है। असल में ना, मैं कान में सिर्फ गोल्ड के बुंदे ही पहन सकती हूँ। इसके अलावा चांदी या इमिटेशन चीजें पहनती हूँ तो कान पक जाते हैं और तकलीफ होने लगती है। फिर कान का सुराख भी बंद हो जाता है। अब मैं गोल्ड तो नहीं पहन सकती रोजमर्रा में, तो सौंफ का तिनका डाल के रखती हूँ। अब वो मेरा खो गया है, मुझे लगता है यहीं गिरा होगा, मैं सुबह से यहीं तो बैठी हुई हूँ। अच्छा आप हटे, मैं ठीक तरह देख लेता हूँ। यकीनन उसकी जगह कोई और होता जिसने अपना जरूरी काम छोड़ा होता। वो बरहम हो जाता उस लड़की की बात सुन। लेकिन वो नहीं हुआ। बरहम होना तो दूर की बात, उसकी पेशानी पर एक शिकन तक ना आया, बल्कि वो बहुत नरमी से उसे साइड में करके अब खुद ढूंढ रहा था। जैसे वो तिनका न जाने कितनी कोई खास चीज हो, कि अगर वो ना मिला तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो नहीं है, आप कहें तो मैं बाहर देख लूं? हम बाहर भी गए थे ना, हो सकता है वहां गिर गया हो। उसकी बात पर तैयबा उसे हैरत से देखने लगी। अब इतनी भी कोई खास चीज नहीं थी कि वो उसे बाहर ढूंढने भेजे। नहीं, छोड़ दे, मैं घर जाकर दूसरा देख लूंगी। ठीक है, चलो अब मैं उठ ही गया हूं तो खाना खाने चलते हैं, वैसे भी 4 बज रहे हैं। वो अब लापरवाही से कहता हुआ आगे चल दिया था। आप मेरे साथ खाना खाएंगे? उसकी आवाज में जो हिचकिचाहट थी, मुकाबिल महसूस कर सकता था। अरे नहीं, आपके साथ नहीं, बस आपके सामने खाना चाहता हूँ। भूख दुबाला हो जाएगी। वो नरमी से छेड़ने वाले अंदाज में जेरेला बड़बड़ाया। जी? मुकाबिल ठीक तरह सुन नहीं सकी थी। अगर मेरी मौजूदगी इतनी मुश्किल लगती है तो मैं पानी से ही गुजारा कर लूं। उसने पलट कर अब तैयबा की जानिब देख जरा नरूठे से लहजे और दबे दबे तंज के साथ इस्तफसार किया, जिस पर वो सुर्ख हुई। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। शर्मिंदगी से नजर झुकाकर अब वो अपने हाथ को गर्दन की पुश्त पे रगड़ते हुए हौले से कह रही थी। जो भी मतलब था, खाना खाना हो तो आ जाइएगा। वो लापरवाही से कहकर अपने हाथ पॉकेट में डालकर आगे चल दिया था। पैनिक अटैक के बाद से डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि वो अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखे, जिसकी वजह से वो अब खुद भी खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देने लगी थी। इसलिए जैसे ही तासीर दरवाजे तक पहुंचा, वो भी उसके पीछे आई। वो बड़ी फुर्ती से आई थी, जैसे कोई फ्लाइट निकल रही हो, जबकि तासीर कुछ याद आने पर यकदम रुका। उसके यूं अचानक रुकने पर पीछे से आती तैयबा का खूबसूरत चेहरा उसकी कमर से टकराया। लम्हा भर में दिल जोर से धड़का। अगले ही लम्हे वो जैसे करंट खा के एक कदम खुद पीछे हटी। सॉरी, आप अचानक रुके तो मैं टकरा गई। मुकाबिल ने पलट कर देखा तो वो खासा शर्मिंदगी से नजर झुकाए कह रही थी। उस लम्हे तासीर अंदाजा नहीं कर सका कि उसका स्वेटर ज्यादा लाल है या उसके गाल। गलती मेरी है, आप आगे चलें, मैं अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। एक दो सानिया तक वो उसके सुर्खों सफेद चेहरे को तकता रहा, और फिर आहिस्तगी के साथ अपनी आंखों पर लगा चश्मा ठीक करते हुए नरमी से गोया हुआ। ओके।
उस वजीह नौजवान की निगाहों की तपिश को वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। लम्हा भर में जैसे उसके हाथ पांव लरजने लगे। नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी वो तासीर की लम्हा भर की तवज्जा भरी निगाहों को, कि बस उसका जुमला सुनना था कि फिर एक लम्हे ताखीर किए बगैर वो बाहर के जानिब दौड़ गई। जबकि उसके जाते ही तासीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी थी, और वो मुस्कुराहट बड़ी दिल फरेब थी, दिल को छू लेने वाली। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। सर, ये लिफाफा आपके लिए आया है। सिगरेट का धुआं हवा में तहलील करते हुए वो अपनी सोचों में मगन थे, जब एक मुलाजिम ने आकर उनके सामने खाकी रंग का लिफाफा किया। किसने भेजा है? लिफाफा हाथ में लेते हुए उन्होंने उलट पलट करके देख तजस्सुस से इस्तफसार किया। पता नहीं सर, इस पर नाम भी नहीं लिखा हुआ। जब उस मुलाजिम ने बताया कि उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ तो वो बगौर उस लिफाफे को देखने लगे। ना तो उस लिफाफे पे कोई नाम था और ना कोई एड्रेस। ये बात अजीब थी, पूरी सरारियत भरी। शायद यही वजह थी कि उनके दिल में शदीद इश्तियाक पैदा हुआ ये जानने का कि आखिर लिफाफे में है क्या। खोलो इसे। उन्होंने मुलाजिम को उन्होंने वो लिफाफा दोबारा अपने मुलाजिम को पकड़ाते हुए हाकिमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम ने फौरन ही इस बात में सर हिलाकर हुक्म की तामील करते हुए लिफाफा खोला। वो बड़े इश्तियाक से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके मुलाजिम ने लिफाफे के अंदर हाथ डालकर मोबाइल बाहर निकाला है, और यकदम वो चौंके, क्योंकि वो मोबाइल आमना का था, जो एक्सीडेंट के वक्त गायब हो गया था। आमना की कार के एक्सीडेंट के फौरन बाद सड़क पर लोगों का हजूम उमड़ आया था। शोर, चीखें, गाड़ियों के हॉर्न, सब कुछ एक लम्हे को अफरा तफरी में बदल गया। उसी अफरा तफरी में कई चीजों के साथ छेड़छाड़ भी हुई, और उन्हीं में कहीं आमना का मोबाइल भी गुम हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौका से कोई फोन बरामद नहीं हुआ, शायद किसी ने चुरा लिया हो। पूरे केस की फाइल में उस मोबाइल का नामो निशान तक नहीं था, जैसे वो सबूत नहीं, एक भूला हुआ साया हो। और आज, इतने सालों बाद, जब वो फोन एक बेनाम लिफाफे में अचानक उनके दरवाजे पर आ गिरा, तो दामिल खान के चेहरे पर सन्नाटे जैसी हैरत फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना राज खामोशी से जाग उठा हो। जारी है। तो जी जनाब, ये थी आज की एपिसोड। तो शुरू में तो बड़ी क्यूट सी थी, लेकिन एंड पे आके बड़ी वो सीरियस, और वो एकदम से सस्पेंस आ गया। लाइक मुझे लगता है, अच्छा चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले तो तैयबा और उसके सीन्स, मतलब वो क्यूट थे। एंड ये सब हमें पता है तासीर ने इसको खुद रखा है जॉब पे। लाइक ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मोहित आउट ऑफ नो वे वहाँ पे आ जाए, उसकी जॉब छूट जाए। चलो वो तो रीज़न है कि उसकी जॉब छूटने की, कि वो आती नहीं थी। एंड आगे से मोहित उसको मिल गया, फिर उसने जॉब पे भी उसके पास रख लिया, तो साफ पता चल रहा था कि ये तासीर ने खुद ही किया है। भाई भाई साहब प्यार में गोडे गोडे डूब चुके हैं, लेकिन क्या है कि अब अपने लिए राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा स्पीड स्पीड बढ़ानी चाहिए उसको। लाइक भाई, तुमने पहले उसको तलाक दे दी, सोचो समझो तो सही ना तुम। चलो खैर, देखते हैं, अभी पास्ट भी तो खुलना है ना। इतना बुरा पास्ट है वो भी इतना डरावना है कि हद नहीं है कोई। तो खैर, अच्छे सीन्स थे उनके उनके भी। और जो तो अब फाहद का वो 180 के एंगल पे चेंज हो रहा है, लाइक वो इतना वो लवी डवी और वो सारा बन रहा है, इतना क्यूट लग रहा है। लेकिन स्टिल भाई, तुम्हारा पास्ट बहुत बुरा है, तुम एक विलन हो तो विलन बन के रहो। लेकिन फिर वही बात कि हमें सेकंड लीड सिंड्रोम होता ही होता है, हम रीडर्स को। तो इस बात का अफसोस रहेगा। खैर, और ये जो एंड पे आया है दामिल खान को, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जहाँ पे हाशिम को वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे आमना के, तो आई थिंक वो उससे प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि उसी ने भेजा है ये। आई डोंट नो, मुझे लगा एकदम से। लाइक और कौन भेजेगा अब? शारिक खुद इतना पागल तो नहीं है ना कि इतना बड़ा सबूत जो है वो खुद भेज दे। या तासीर की भी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है कि वो जो है वो एक मतलब एक एविडेंस जो है वो ढूँढे और फिर वो इस तरह से इतने बड़े आदमी को भेज दे, और उसको पता ही नहीं है। लाइक वो तो बिल्कुल ही वो एक तरह से उसके लिए सब कुछ वो अननोन है ना, कि पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। तो कुछ कह नहीं सकते उस पे। तो मुझे जहाँ तक लगता है हाशिम है इस सब के पीछे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ पे आके रुक गई है, मतलब चले खैर कुछ नहीं होता, यही सस्पेंस होता है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से यही कहती रहती हूँ कि ज़रूर बताइएगा, लेकिन बहुत कम लोग, मतलब लोग बस हार्ट्स भेज रहे होते हैं या इस तरह से। बहुत अच्छी बात है वो भी भेजें, लेकिन एटलीस्ट स्टोरी को आप मतलब आप लोग बताया करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। लाइक अपने व्यूज़ दिया करें कि क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कैसी लगी एपिसोड। आप लोगों को मतलब कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा लाइक मेरे पढ़ने में, तो वो बता दें आप। एंड मतलब सब कुछ बताया करें ना यार, आप लोग बात किया करें जिस तरह से मैं आपसे बात करती हूँ एंड पे इतना टाइम। तो उम्मीद है अब आप लोग मेरी बात सुनेंगे। और फिर वही बात, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।